सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इटर्नल्स मूवी के एंडिंग के बारे में, इसके अलावा इटर्नल्स के पोस्ट कई सीन के बारे में। सो इटर्नल्स मूवी में टोटल 2 पोस्ट कई सीन है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसके अलावा इटर्नल्स के एंडिंग के बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में काफी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं इटर्नल्स के एंडिंग से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को अपने रिस्क पे देखो। बाकी अगर आपको इटर्नल्स के एंडिंग और इटर्नल्स के पोस्ट के सीन के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इटर्नल्स के एंडिंग में हम देखते हैं कि इटर्नल्स का ग्रुप 2 पार्ट में बढ़ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि थीना, मक्कारी और ड्रुइग इटर्नल्स के स्पेसशिप को लेके दूसरे प्लैनेट्स पर जाते हैं ताकि वो दूसरे इटर्नल्स को ढूंढ सके जो कि दूसरे प्लैनेट्स पे एग्जिस्ट करते हैं और उनकी हेल्प कर सके। दूसरी तरफ अर्थ पे सर्सी, फैटोस, किंगो और स्प्राइट बच जाती है, जहां पे सर्सी डेन विटमन के साथ होती है, फैटोस अपनी फैमिली के साथ होता है, किंगो वापस चला जाता है बॉलीवुड में और जो स्प्राइट है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाती है। इसके अलावा इक्रिश मूवी के लास्ट में शायद सुसाइड कमिट कर लेता है, पर ऐसा हो सकता है कि इक्रिश वापस से आ जाए क्योंकि इक्रिश लिटरली इमॉर्टल है। इक्रिश ने मूवी के एंड में सुसाइड कमिट इसलिए किया क्योंकि इक्रिश अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड था। वो नहीं चाहता था कि वो सर्सी को हर्ट करे। इसके अलावा इक्रिश एयरशम को भी बिट्रे नहीं करना चाहता था, यानी कि अपने क्रिएटर को भी बिट्रे नहीं करना चाहता था। इसलिए बेसिकली इक्रिश सन के अंदर जंप कर जाता है। पर प्रॉब्ली इक्रिश को हम इटर्नल्स 2 में वापस देखेंगे क्योंकि इटर्नल्स के लास्ट में हम देखते हैं कि बेसिकली अरिशम द जज इटर्नल्स को जो कि अर्थ पे बच गए थे, यानी कि सर्सी, किंगो और फैटस को समन करता है। और मूवी के लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि एयरशम द जज अब ये डिसाइड करेगा कि ह्यूमैनिटी को जिंदा रहना चाहिए नहीं बाय एनालाइजिंग द मेमोरीज ऑफ द इटर्नल्स। सो इटर्नल्स 2 में प्रॉब्लम हम देखेंगे कि जो बचे हुए इटर्नल्स हैं वो एयरशम से लड़ेंगे ताकि जिन इटर्नल्स को एयरशम ने कैप्चर किया है वो उन्हें बचा सके। और इस चीज में अर्थ के इटर्नल्स को डिफरेंट प्लैनेट के इटर्नल्स से हेल्प मिल सकती है, जैसा कि हमने इस मूवी के पोस्ट के सीन में देखा। तो पोस्ट के सीन के बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं गैलेक्टस के बारे में। सो बेसिकली कॉमिक्स में भी गैलेक्टस सेलेस्टियल्स का दुश्मन होता है और गैलेक्टस का ये काम होता है कि वो सेलेस्टियल्स के पॉपुलेशन को चेक पर रखे। और क्योंकि इस मूवी के एंड से हमें पता चला कि बेसिकली सेलेस्टियल्स प्लैनेट्स का यूज करते हैं अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, और इस मूवी में क्योंकि बेसिकली अर्थ के इटर्नल्स ने इमरजेंस को रोक दिया और तीमत को जन्म लेने से रोक दिया, इसलिए बेसिकली एयरशम द जज इटर्नल्स पे गुस्सा है। एयरशम द जज हो सकता है अब ह्यूमैनिटी को खत्म कर दे। पर ऐसा हो सकता है कि इटर्नल्स 2 में इटर्नल्स बेसिकली सेलेस्टियल से अकेले ना लड़े, बल्कि वो गैलेक्टस का हेल्प ले सेलेस्टियल से लड़ने के लिए, जहाँ पे गैलेक्टस इटर्नल्स का हेल्प कर सकते हैं सेलेस्टियल्स को हराने के लिए। क्योंकि बेसिकली कॉमिक्स में भी सेलेस्टियल्स और गैलेक्टस एक दूसरे के जाने दुश्मन होते हैं, जहाँ पे गैलेक्टस का ये काम ही होता है कि वो सेलेस्टियल्स के पॉपुलेशन को चेक पे रखे। सो इटर्नल्स 2 में हम गैलेक्टस को और इटर्नल्स को टीम अप करते हुए देख सकते हैं और सेलेस्टियल्स का अगेंस्ट जाते हुए देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई मूवी के एंडिंग के बारे में। चलिए बात करते हैं मूवी के पोस्ट के सीन के बारे में। तो मूवी के पोस्ट के सीन में हम देखते हैं कि जिस शिप पे मक्कारी, थीना और ड्रुइग ट्रैवल कर रहे थे उस शिप के अंदर और कोई नहीं इरोस AKA स्टार फॉक्स अपेयर होता है। स्टार फॉक्स को बेसिकली MCU में हैरी स्टाइल्स प्ले कर रहे हैं और स्टार फॉक्स कॉमिक्स के हिसाब से थैनोस का ब्रदर होता है। सो बेसिकली अब थैनोस का ब्रदर भी MCU का पार्ट है, जो कि हो सकता है आगे जाके एवेंजर्स को ज्वाइन करे। स्टार फॉक्स भी एक काफी पावरफुल इटर्नल है जो कि बेसिकली इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, पर MCU में उसके पावर्स थोड़े चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा इस पोस्ट के सीन में हम देखते हैं कि बेसिकली स्टार फॉक्स ऑफर करता है थीना, मक्कारी और ड्रुइग को कि वो हेल्प करेगा उनका सेलेस्टियल्स को फाइट करने के लिए और उनके फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए। इसके अलावा इस पोस्ट के सीन में हम पिप द ट्रोल को भी देखते हैं, जो कि शायद स्टार फॉक्स का साइडकिक है, पर कॉमिक्स में पिप द ट्रोल स्टार फॉक्स का नहीं बल्कि एडम वॉरलॉक का साइडकिक होता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि पिप द ट्रोल या स्टार फॉक्स को हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में भी देखें, या फिर इवेंचुअली पिप द ट्रोल को और स्टार फॉक्स को हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम को ज्वाइन करते हुए देखें और एडम वॉरलॉक के साथ काम करते हुए देखें। सो इटर्नल्स 2 में बेसिकली स्टार फॉक्स अर्थ के इटर्नल्स को हेल्प करेगा सेलेस्टियल से लड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई पहले पोस्ट के सीन के बारे में। दूसरे पोस्ट के सीन में हम डैन विटमन को देखते हैं, जो कि एक फैंसी रूम में होता है और डैन विटमन बेसिकली एक स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है। ये स्वॉर्ड और कोई नहीं बल्कि एबनी स्वॉर्ड है, जिसके विल्डर को बेसिकली ब्लैक नाइट की पावर मिलती है। सो जो भी व्यक्ति एबनी स्वॉर्ड को विल्ड करता है उसे काफी ज्यादा पावर्स मिल जाते हैं और ब्लैक नाइट के पावर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इस स्वॉर्ड का यूज करके बेसिकली स्वॉर्ड का विल्डर किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कट कर सकता है, मैजिक को डिफ्लेक्ट कर सकता है, सोल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और भी काफी सारे डिफरेंट थिंग्स कर सकता है। पर एबनी स्वॉर्ड को विल्ड करने पे जो विल्डर है उसके ऊपर एक कर्स होता है, जिसके कारण जो विल्डर है उसे हमेशा ब्लड सेट करने का मन करता है। तो एबनी स्वॉर्ड्स की पावर और ब्लैक नाइट्स की पावर एक कॉस्ट पे आती है। सो कीट हैरिंगटन की ब्लैक नाइट को प्रॉब्ली हम इटर्नल्स 2 में देखेंगे, जहां पे ब्लैक नाइट हो सकता है इटर्नल्स की हेल्प करे सर्सी को बचाने में। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कीट हैरिंगटन के ब्लैक नाइट को
हम इटर्नल्स 2 से पहले किसी डिज्नी प्लस शो में भी देख लें, मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट इन्वेजन में, जहां पर हम देखें कि कीट हैरिंगटन का ब्लैक नाइट सीख रहा है कि वो ब्लैक नाइट के पावर्स को कैसे यूज कर पाएगा। इसके अलावा इस मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कीट हैरिंगटन को कोई बोलता है कि आर यू रेडी फॉर दिस। अब ये आवाज किसी को भी हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली ये आवाज डैन विटमैन के अंकल की है, पर इंटरनेट पे कुछ ऐसे भी थ्योरीज हैं कि ये आवाज हो सकता है और किसी की नहीं बल्कि निक फ्यूरी की हो, और प्रॉब्ली निक फ्यूरी नेक्स्ट बैच ऑफ एवेंजर्स को रिक्रूट कर रहे हैं और बेसिकली ब्लैक नाइट उनमें से एक है। और मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक नाइट को हम वापस से सीक्रेट इन्वेजन में ही देखेंगे, जिस सीरीज के अंदर हम निक फ्यूरी को भी देखने वाले हैं। तो यही तो बेसिकली मेरा वीडियो इटर्नल्स के एंडिंग के ऊपर और इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।